Hello friends, today we are recording this video because I have received multiple calls and since last few months the department is issuing ASMT 10, which is the notice for scrutiny of returns under section 61, wherein they are asking that these are the discrepancies which we have noticed and therefore you need to clarify. So ये इशू जो है बहुत ही prominent है और बहुत ज़्यादा आ रहा है. उसमें से 2 या 3 इश्यूज जो मुझे अभी इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ. मल्टीपल इश्यूज हैं बट पहला इशू जो मैं कवर करना चाहता हूँ दैट इज द डिफरेंस इन 3B वर्सेस 2A. नाउ फ्रेंड्स, वी ऑल आर अवेयर व्हेन GST केम इन 2017, इनिशियल फ्यू मंथ्स में तो इवन एवरीथिंग वाज लाइक नोबडी वाज able to file returns. There were a lot of issues, lot of queries were there. Even GST 2A भी अक्टूबर 18 से आया, if I'm not wrong. 36 सब रूल 4 जो आया, जहाँ पे 2A की इंपॉर्टेंस को बताया गया कि अगर 2A में नहीं दिखेगा तो आप 120% ले सकते हैं. Then it was reduced to 110, then 105, and now after insertion of 16(2) clause AA, it is 0 कि आपको जितना दिखेगा उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हैं. वो भी आपका 9 अक्टूबर 2019 के बाद आया. सो द इशू इज कि 17-18 और 18-19 का डिपार्टमेंट आंख बंद करके नोटिस इशू कर रहा है ASMT 10, जहां पे वो बोल रहा है कि आपकी 3B में ये वैल्यू है क्रेडिट की, आपके 2A में ये वैल्यू दिख रही है. एंड कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जहां पे वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन देम दैट लुक, दिस वर द इनिशियल फेजेस ऑफ GST एंड लॉट ऑफ एरर्स हैज हैपेंड. And it is not my case. There are multiple cases जहाँ पे इस तरीके की मिस्टेक हुई है, which is an inadvertent mistake. कोई भी intentional mistake नहीं है. We have also tried to convince them कि सर 2020 का डेट था शायद एनुअल रिटर्न फाइलिंग का. आप वो देख सकते हैं 17, 18, 18, 19 में एनुअल रिटर्न के अंदर GSTR 9, 9C के अंदर we have tried to rectify everything. 2A, 3B, all those differences we have tried to rectify and the reconciliation is there. But they are overlooking everything and they are passing the orders merely on the context कि इतना difference आ रहा है. Even after explaining them the entire thing कि ये difference क्यों आ रहा है, what are the reasons, they are not trying to understand. So therefore the question arises, जो मैं share करना चाहता हूँ अपना view, कि GST 2A कितना important और relevant रहेगा 17-18 और 18-19 स्पेसिफिकली, जहां 2A था ही नहीं और अब वो GST 2A और 3B का डिफरेंस निकाल रहे हैं और उसकी वजह से नोटिसेस भेज रहे हैं. या आज की डेट में भी 2A का क्या रिलेवेंस रहेगा. तो आई विल नॉट कमेंट ऑन आज की डेट में क्या है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन से. बट 17-18, 18-19 के लिए स्पेसिफिकली जब 2A था ही नहीं तो मेरे पास कोई कंपैरिजन का स्कोप नहीं था. जब 20 में 18 अक्टूबर में 2A आया, उसके बाद मैंने कंपैरिजंस करने चालू किए एंड आई ट्राई टू रेक्टिफाई आफ्टर डूइंग ऑल रिकंसिलिएशंस इन माय एनुअल रिटर्न्स. नाउ दे आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट द एनुअल रिटर्न्स एंड दे आर सेइंग कि नहीं आपका प्राइमा फेसी डिफरेंस है तो हम आपका ऐड करते हैं. फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है आप जो क्रेडिट लेते हैं इट इज ड्रिवन थ्रू सेक्शन 16, मोर स्पेसिफिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जहां पे 1 जनवरी 2022 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 जनवरी 2022 से 16(2) क्लॉज AA इंसर्ट हुआ है. उसके पहले ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, यानी 31 दिसंबर 2021 तक ऐसा कोई क्लॉज नहीं था. उसमें कंडीशंस थी 4 एंड इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, मेरा ऐसा बिलीव है कि वो 2A में दिखे या नहीं दिखे आपको वो क्रेडिट मिलेगा. यू आर इंटाइटल्ड फॉर दैट क्रेडिट प्रोवाइडेड यू हैव सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस. प्लस फ्रेंड्स, एक चीज और समझें, ये 2A और 3B का डिफरेंस निकाल के देयर कैन बी अ सिचुएशन वेर इन देयर आर इनएडवर्टेंट मिस्टेक डन बाय माय सप्लायर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सप्लायर ने B2B की जगह B2C में दिखा दिया. मेरे सप्लायर ने B2B दिखाया लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या मेरा GST नंबर गलत डाल दिया. सो इट विल नेवर गेट रिफ्लेक्टेड इन माय GST 2A. बट 16(2)C is getting complied. So 16(2)A बोलता है कि मेरे पास
इनवॉइस होना चाहिए वो है। 16(2)B बोलता है कि मुझे माल मिल जाना चाहिए, वो मिल गया है। 16(2)C बोलता है पेमेंट हो जाना चाहिए, तो उसने भले ही B2C दिखाया या दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, व्हाटसोएवर, बट दैट इज ऑल्सो कंप्लाइड दैट पेमेंट हैज बीन मेड and I have filed my return. So all those conditions are satisfied. So that is going to be the driving factor for claiming ITC and not only GSTR 2 capital A. जो पहला लीगल सबमिशन जो मेरा रहेगा और एडवाइस रहेगा या रादर जो मेरा बिलीफ है या व्यू है वो यही है कि इफ वी आर एबल टू सब्सटैंशिएट दैट वी आर सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस व्हिच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16(2), all those 4 clauses, then specifically for 17, 18, 18, 19 जिसके अभी नोटिस आ रहे हैं, I am of the view that nobody can deny this credit to you. Plus now there are a lot of judgments also. Even Calcutta High Court single bench judgment is there, LGW Industries, wherein it is said that unless it is proved that you have connived with your supplier, the credit should not be denied. If you are a bona fide purchaser and you are able to establish that bona fide, then the credit cannot be denied merely on the basis that 16(2)C. Or plus friends, where is the mechanism? That mechanism which was originally perceived, GST law जब बन रहा था तो originally perception जो था 1, 2, 3 and all those matching concepts, those were never introduced or implemented practically. So उनकी absence में even the department is, I will say, frustrated. Even the department is helpless. Because even they cannot identify whether the supplier has paid on my invoice or not. So something which is not clear to the department also and which is not in control to the department also, plus which is out of control to me. मेरा supplier के ऊपर मेरा control नहीं है, वो अपना रिटर्न भर रहा है, उसमें B2B की जगह B2C दिखा दिया, मेरा GST नंबर गलत डाल दिया, उसमें मैं क्या करूंगा? My role is to prove to the department that I am a bona fide purchaser and all the conditions which are satisfied, which are imposed on me for claiming the input tax credit are being satisfied. If there is some condition which is actually impossible to be satisfied, which is beyond my control, then certainly that condition is bad in law. तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत स्ट्रांगली आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए और स्ट्रांगली जाना चाहिए. Yes, I agree that department is confirming left, right and center without application of their mind. वो खाली देखते हैं 2A और 3B में डिफरेंस है क्रेडिट का. आपने 2A में क्रेडिट 1 लाख दिख रहा है और आपने 10 लाख क्रेडिट लिया है तो 9 लाख रुपीस का वो शोकोस दे देते हैं. एंड विदाउट अप्रिशिएटिंग योर रिप्लाईज ऑल्सो दे आर कंफर्मिंग द ऑर्डर्स. दिस इज अनफॉर्चुनेट. एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम अपील में जाएंगे, अपील में जाके 10% डिपॉजिट करके, तो वेदर दैट कमिश्नर अपील्स और द डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स हैज दैट पावर to go into these facts which have never been looked into by the adjudicating authority. My limited view is no, because he do not have the power of remanding it back. Section 107 clearly बोलता है कि उसके पास ये पावर है, वो एडिशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, एन्यूलमेंट कर सकता है, बट वो रिमांड बैक नहीं कर सकता. So therefore the officer should appreciate this कि जो adjudicating authority है that is creating the base. एंड वहां अगर वो ध्यान से नहीं देख रहा है और ऑर्डर इस तरीके से पास कर रहा है तो इवन मेरा ऐसा मानना है कि डिप्यूटी कमिश्नर अपील को भी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज रिमांड का पावर उसके पास है नहीं. और कुछ फैक्ट्स जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखे ही नहीं, क्या वो फैक्ट्स, एडिशनल एविडेंसेस डिप्यूटी कमिश्नर अपील देखेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. सो देयरफॉर फ्रेंड्स, आई वुड से बी ऑन द लीगल साइड, argue on the legal side. If there is a difference in 3B and 2A, and if you are able to substantiate that this is a valid credit which you are entitled for, go ahead and take the credit and fight for the same. That is one. Second, एक और छोटा सा इशू मैं ले लेता हूं, then we'll take up the issues in the next video. कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए जहां मैंने ITC ले लिया, I have claimed ITC, बट मेरे सप्लायर ने 3 महीने के बाद रिटर्न फाइल किया. नाउ डिपार्टमेंट इज सेइंग कि आप वो क्रेडिट ले ही नहीं सकते, आपने जो क्रेडिट लिया वो गलत लिया है, आपके सप्लायर जब तक रिटर्न नहीं भर देंगे तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते. सो अगेन आई वुड से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो बात करते हैं कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न बाद में फाइल किया है, मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिसिपिएंट के लिए है.
a recipient have to take credit, and he needs to take credit within the year or till the dates which are specified. जो आज 30th November हो गया, पहले 20th October था, यानी रिटर्न फाइलिंग 3B फाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. इट इज नोवेयर कनेक्टेड विद द सप्लायर. सप्लायर ने भले मार्च में भरा हो, लेकिन अगर मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, सो एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दैट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड. दैट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज नोवेयर इट इज रिटर्न कि आपकी क्रेडिट लेने से पहले आपके सप्लायर को रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा. सप्लायर डिलेड भी रिटर्न फाइल करता है. यू आर कंसर्न विद योर टैक्स अमाउंट which he has already paid by filing the return. So therefore again I would say वो जो इश्यूज आ रहे हैं, ये दूसरा इशू है बहुत प्रोमिनेंटली, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेइंग दैट आपने क्रेडिट ले ली जनवरी के महीने में, आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने तो नेक्स्ट फरवरी में उसको फाइल किया 1 साल के बाद रिटर्न, सो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी सर? इफ आई एम एबल टू सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस after 16(2) clause AA, yes, it is difficult because that was never being reflected in my GSTR 2A or whatsoever form is there. But prior to that, for 17-18 जिसके notices आ रहे हैं, as per me they are applying the current law to the past period when that law was not in existence. तो 16(2) AA तो अभी आया है, 36(4) 2019 में आया, तो 2017-18 में उसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हो? It was never retrospective. So therefore मेरा ऐसा मानना है कि उन केसेस में भी 16(4) की कोई रिस्ट्रिक्शन, आपके सप्लायर ने बाद में रिटर्न फाइल किया इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ द लॉ. दैट इज माय बिलीफ एंड माय व्यू. सो देयरफॉर ये दूसरा इशू है जो मैं आज कवर करना चाहता था. दीज आर द टू इश्यूज which I am broadly covering. There are a lot of things which I can share, but yes, now I have started once again sharing the views. So very soon we'll come out with the another video wherein we'll continue with such kind of issues which are being raised in ASMT 01, ASMT 10, and the litigations are increasing because of that, because the officers are not understanding. And plus सभी व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 फरवरी 2022 का एक इंटरनल सर्कुलर है महाराष्ट्र का, दैट शुड बी रेफर्ड, बिकॉज ये सारे इश्यूज 1 by 1 उसमें कवर किए, एंड हाउ टू डील विद दोज इश्यूज दैट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय द महाराष्ट्र अथॉरिटीज. सो 25 फरवरी 2022 का इंटरनल सर्कुलर है विच इज सर्कुलर नंबर 02A of 2022, 02 कैपिटल A of 2022. ये प्लीज आप रेफर करें. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एज एन अटैचमेंट इस वीडियो के साथ डाल दूं, बट प्लीज रेफर दिस. There are a lot of questions which they have answered, and I would suggest, because this video can travel to a lot of stakeholders including the government officers, so I would suggest that CBIC should come out with a circular. This is a state circular, but over and above that, the prime authority is CBIC. The board should come out with some circular wherein these issues should be clarified, so that litigation and such orders which are not going to stand in the eyes of law in the appellate forum, at least those issues should be settled at the very first stage itself. वहीं पर ड्रॉप हो जाना चाहिए, वो अपीलेट स्टेज तक, लिटिगेशन की स्टेज तक नहीं जाना चाहिए. That is the context and that is the request which I will make from the government if they are coming out, and rather they should come out with such kind of circular explaining all those issues. But for the time being, you can rely on the circular issued by the Maharashtra authorities dated 25th February 2022. With this, friends, I am thankful to each one of you. Thank you very much.